This is a doctor. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल का लास्ट आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी रेडियस एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको हम आज ही कंप्लीट कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो कल उसको कंप्लीट करके कल हम अपना EN स्टार्ट करेंगे। ओके जी, क्लियर है सबको? तो सभी लोगों ने अभी तक रिवाइज किया? पहले तो मुझे ये लोग बताओ आप लोग कि आप लोगों ने PYQ लगाए रेडियस एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। किसी को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है, कैसा भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टार्ट करें? किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले 5 मिनट्स रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देन हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहीं ना कहीं रिलेट करती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। क्लियर है? देखो मैंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब बताया था आप लोगों को कि किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अगर मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उधर हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी। इसलिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल थी वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। वेरी गुड। मैंने आपको एक जनरल ट्रेंड बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से IP कम हो जाता था। लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे तो क्या होता था? Z इफेक्ट बढ़ता था। मैंने बिल्कुल बता दिया आप लोगों को Z इफेक्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं है तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, देन इस लेक्चर पे आओ। क्लियर है? देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? Z इफेक्ट बढ़ता है। Z इफेक्ट बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मतलब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में नहीं और आता जा रहा। अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में आता जा रहा है तो मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उसको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर उसको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है उसी को हमने क्या बोला था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला था। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्ट बढ़ता है। अगर Z इफेक्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही बढ़ेगा। लेकिन एक्सेप्शन थे ना बच्चों इसके, सेकंड एंड 13 में से ज़्यादा होना चाहिए था 13 का, लेकिन सेकंड का ज़्यादा होता था। क्यों ज़्यादा होता था? ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या होती थी? जो सब शेल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होती थी उसी को ही हमने उसकी पेनिट्रेशन पावर बोला था। जैसे कि सेकंड में जो मेंबर है वो S ब्लॉक का है तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा वो S सबशेल में जा रहा होगा, जबकि जो 13 ग्रुप है 13 ग्रुप के मेंबर में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा था वो P ब्लॉक में जा रहा था, P सबशेल में जा रहा था। तो S सबशेल सबसे ज़्यादा पास में आ गई ना न्यूक्लियस के पास में आ गई तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसी को तो हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला था। क्लियर है? एक और एक्सेप्शन था, जिस कौन से ग्रुप में था वो? 15 एंड 16 ग्रुप में। ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? 16th ग्रुप की, लेकिन होती किसकी ज़्यादा है? 15th ग्रुप की। वेरी गुड। इसके बाद हमने पढ़ा था ग्रुप के अंदर एक्सेप्शन 13th ग्रुप में पढ़ा था एल्यूमिनियम एंड गैलियम में से किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी? एल्यूमिनियम की, लेकिन ज़्यादा किसकी होती है? गैलियम की, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम एंड थैलियम में से ज़्यादा होनी चाहिए थी इंडियम की, लेकिन थैलियम की ज़्यादा होती थी। क्यों ज़्यादा होती थी? जल्दी बताओ। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। 14 ग्रुप में एक एक्सेप्शन था, ग्रुप में SN एंड PV में से ज़्यादा होनी चाहिए थी SN की, लेकिन PV की ज़्यादा होती थी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बाकी सारे P ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? कम होती है। जनरल ट्रेंड चलता था। उसके बाद हमने पढ़ा था D ब्लॉक में। D ब्लॉक में क्या पढ़ा था हमने? जल्दी बताओ। D ब्लॉक में 3rd ग्रुप तक तो सबसे ज़्यादा होती है 3D सीरीज़ की, उससे कम होती है 4D सीरीज़ की, और सबसे कम किसकी थी? 5D सीरीज़ की। लेकिन 3rd ग्रुप के बाद ऐसा क्या हो जाता था जो एक्सेप्शन आ जाते थे? जल्दी बताओ।
वेरी गुड। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किसकी ज़्यादा होनी चाहिए? आप लोग ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। सबसे ज़्यादा हो जाती है 5D की, देन 3D की, उसके बाद 4D की। क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद मैंने इसके आपको फैक्टर्स बताए थे, हाइड्रेशन एनर्जी बताई थी, क्वेश्चन कराए थे, होमवर्क दिया था, बिल्कुल क्लियर मैंने उसके क्वेश्चन ही बताए थे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे जैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोगों ने आई होप सबने पढ़ा होगा। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है? चलिए जी, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए। क्लियर है? देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब था द अमाउंट ऑफ एनर्जी evolved on addition of one electron in the outermost shell of neutral आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। वही कंडीशन है, न्यूट्रल होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस एटम होना चाहिए। उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी जो हीट होगी, जो हमारी एनर्जी होगी वो रिलीज होगी, उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जस्ट अपोजिट होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल के। मैंने अभी बताया आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे न्यूट्रल, आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम में से, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, उसी को ही हमने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है? तो पॉइंट याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो रिवर्स मतलब अपोजिट होती है बिल्कुल आईपी के। अब इसका यूनिट सेम ही रहती है क्योंकि एनर्जी है। आप लोगों को पता है एनर्जी की यूनिट तो चेंज होगी ही नहीं। एनर्जी की यूनिट वो भी एक टाइप की एनर्जी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक टाइप की एनर्जी है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल एंड किलो कैलोरी पर मोल। मेरी बात सुनो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल था वो कैसी प्रोसेस थी? एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। उसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो या फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, याद आ रहा है कुछ? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सी एनर्जी होती थी? वेरी गुड, एक्सोथर्मिक एनर्जी होती थी। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। एक टाइप से इमेजिन करो कि बॉन्ड फॉर्म ही तो हो रहा है। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, लेकिन एंथैल्पी कौन सी हो गई? वेरी गुड, एक्सोथर्मिक। क्लियर है? तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल था वो एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, उसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होती थी तो जरा बताओ तो, डेल्टा एच हम निकालते थे, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती थी? पॉजिटिव आती थी अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती थी तो कैसे आती थी? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती थी। तो बताओ तो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने बता दिया कि एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक्सोथर्मिक में भी इसका डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। वेरी गुड, तो क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर एक्सो और एंडो में अगर कोई डाउट आ रहा है, वैसे नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया आप लोगों को, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके। तो अगर फिर भी आप लोगों को डाउट आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे हम फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे, उसमें हम एकदम अच्छे तरीके से एंथैल्पियों को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं बच्चों?
ऐड कर रहे हैं, ये है न्यूट्रल। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, मैंने बताया था कि कोई भी एटम हो, एलिमेंट हो, जब कोई भी एटम हो, एलिमेंट हो, जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता था। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता था तो कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव चार्ज आता था। तो मान लो ये न्यूट्रल, आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम है। अगर न्यूट्रल, आइसोलेटेड और गैसियस एटम है तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता था। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आता था। अब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, रिएक्शन के बाद में नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो इस एटम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, उसके बाद इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। तो इसकी जस्ट रिवर्स अगर हम करें, x माइनस से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये न्यूट्रल हो गया। अब ये बताओ ये वाली रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, वेरी गुड, कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो x ये गैसियस एटम है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो उसको तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। और जब इस x माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो दोबारा से x गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसको हमने बोला आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है, चलिए जी क्लियर है। ये रिवर्सिबल होती है बेटा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिनोट हो रही है तो बच्चों जो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी उसमें वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिनोट होगी। अगर फॉरवर्ड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिनोट हो रही है तो बैकवर्ड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, जल्दी बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बिल्कुल समझ में आना चाहिए आप लोगों को, फोकस के साथ हो जाओ। मेरी केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ पहली बात तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और जो लोग आप पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, इस तरह से आपने आज तक इतना कंटेंट नहीं पढ़ा होगा। मैंने पीरियोडिक टेबल के 20-25 लेक्चर हो गए हमारे, बाकी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2-3 लेक्चर में खत्म कर देते हैं, मोस्ट प्रोबेबल 7-8 लेक्चर लेते हैं। मैंने पीरियोडिक टेबल को पूरी 25 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करा है। तो मेरा कंपेयर किसी से करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाती हूँ एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये E ऑफ x गैसियस एटम हो गया और ये IP ऑफ x माइनस हो गया। क्लियर है, चलिए जी। अब यहाँ पर इसने पूछा क्वेश्चन, अगर x में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो आप बता दोगे कौन सी एनर्जी हो गई, वेरी गुड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गई। अगर मान लो x प्लस में से उसने क्या कहा, तो हमें बैकवर्ड देखनी है, तो यहाँ पर तो उसने गेन कर लिया ना, पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आ रहा, तो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो कौन सी प्रोसेस हो गई, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो जरा पता ना डेल्टा H क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, वेरी गुड। मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो सक्सेसिव IP होता था, IP ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता था, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे। अगर अंदर से निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस के पास में आ गया। अगर न्यूक्लियस के पास में आ गया तो उस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया न्यूक्लियस से। अगर उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजीली नहीं होगा, तो उसमें उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है, तो इसलिए सक्सेसिव IP, अंदर वाला IP ऑलवेज ज़्यादा होगा IP1 से। देखो सक्सेसिव EA क्या होती है, पहली बात तो सक्सेसिव EA में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, एक टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें एनर्जी इवॉल्व होगी, मतलब एनर्जी हीट इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लियर है, चलिए। तो यूजुअली, लेकिन एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना,
यूजुअली जो EA1 होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन देखो बच्चों क्या होता है, ऐसे देखो ये रिएक्शन है, क्लियर है। अब ये न्यूट्रल आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, यहाँ पर बन गया X नेगेटिव। नो डाउट ये प्रोसेस कैसी होगी, X से X नेगेटिव वाली ये प्रोसेस होगी हमारी एक्सोथर्मिक। लेकिन अब ध्यान से समझना, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या करा, हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब आप मुझे बताओ क्या सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बताओ बताओ, क्योंकि ऑलवेज अपोजिट चीज़ें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। यहाँ सेम चार्ज कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, है ना, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इजीली इसके अंदर ऐड हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अगर हम और नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो रिपेल होगा, तो अगर रिपेल हो रहा है तो एनर्जी तो इवॉल्व होगी, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो EA1 होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बाकी सारी EA1 के बाद जितनी भी प्रोसेस आएंगी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होंगी, बिकॉज पहले से ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर हम और नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं और नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेगी। अगर रिपेल करेगी तो मतलब उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएगा, ऐड हो पाएगा। इसलिए जब एनर्जी दे रहे हैं तो कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। इसलिए यूजुअली जो EA1 होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, लेकिन EA1 के बाद जितनी भी आएंगी ना एनर्जी सारी एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि पहले उसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर हम और नेगेटिव चार्ज देंगे, मान लो आने वाला भी नेगेटिव चार्ज है, आने वाला नेगेटिव चार्ज है, उसमें पहले से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो उसको तो वो रिपेल करेगा ना, सेम चार्ज है। अगर रिपेल करेगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के लिए। अगर उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है तो कौन सी प्रोसेस हो गई, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। बार बार बोल रही हूँ, इसलिए जो EA1 होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, लेकिन EA1 के बाद जितनी भी एनर्जी आएंगी ना सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगी। क्लियर हो गया क्यों होंगी, अब आप लोग बता दोगे, क्योंकि X जब X माइनस में गया तो नो डाउट एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी, लेकिन EA1 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस एटम पर पहले से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और आने वाला भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन हो रहा है, अगर नेगेटिव और नेगेटिव बीच का रिपल्शन हो रहा है, लेकिन हमें उस इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड तो करना ही है ना। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। क्लियर है, चलिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन होता है, याद रखो, 18 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 15th ग्रुप। इसमें सारे इसके जो EA होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो सारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, जिसका डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। फिर से सुनो, यूजुअली सिर्फ EA1 डेल्टा H नेगेटिव होगा, बाकी सारे EA पॉजिटिव होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। क्यों होंगे मैंने बता दिया। इसके बाद 18 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 15th ग्रुप के सारे डेल्टा H नेगेटिव होंगे। क्यों नेगेटिव होंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव होंगे, बिकॉज एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। क्लियर है, इसमें भी इसका रीजन जाता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। फिर से सुनो, यूजुअली EA1 जो होगा वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, मतलब डेल्टा H नेगेटिव होगा, लेकिन EA1 के बाद जितनी भी एनर्जी होंगी वो सारी एंडोथर्मिक प्रोसेस होंगी, बिकॉज जो X माइनस है उस पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, हम उसमें और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। अगर और इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो वो रिपेल नहीं करेगा सेम चार्ज, अगर रिपेल करेगा तो हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर एंटर कराने के लिए। लेकिन 18 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड 15 ग्रुप की सारी EA1 नहीं, सारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, डेल्टा H पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। यहाँ रीजन जाता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट है? जल्दी बताओ। नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। डेल्टा एच क्या होगा? 18 सेकेंड 15 का पॉजिटिव ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन एन आयन एंड कमिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको? चलिए जी, आंसर नहीं देखिएगा, बिना देखे आप बताइएगा। ये ऑक्सीजन से कन्वर्ट हुआ O माइनस में, O से O माइनस, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। ये हो गया EA1। EA2 में क्या होगा? O माइनस से O माइनस 2 में कन्वर्ट होगा। अगर O माइनस 2 में कन्वर्ट हो रहा है, पहले ही O माइनस है और एक और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना है मतलब सेम चार्ज है। अगर सेम चार्ज है तो इजीली उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाएगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए जो EA2 होगा वो डेल्टा एच उसका पॉजिटिव होगा, उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन फर्स्ट, O से O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हो गया? ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एनर्जी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। अगर बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी उसके अंदर दे ही तो रहे, इसलिए मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। O से O माइनस में कन्वर्ट होना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। पहले से नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो कौन सी प्रोसेस हो गई? नो डाउट है तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन ये है EA2। EA2 है तो आप लोग देख के बता दोगे क्या ये 18 ग्रुप का मेंबर है, क्या ये सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, क्या ये 15 ग्रुप का मेंबर है। अगर इनका होता तो क्या आता? एंडोथर्मिक प्रोसेस आता, लेकिन इसका नहीं है तो EA2 कैसी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na से Na पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज के आते ही आप लोगों को दिमाग में सोचना है इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है तो कौन सी प्रोसेस हो गई? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन को निकाला है मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक किया होगा, कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक किया है तो कौन सी प्रोसेस हो गई? एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कौन सा आएगा? जल्दी बताओ। पॉजिटिव, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। मैग्नीशियम पॉजिटिव से मैग्नीशियम +2, एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकला हुआ था, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला है, मतलब IP2 की बात हो रही है। आपको पता है ये तो कौन सी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। अगर और अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं मतलब न्यूक्लियस के पास में आ गया, न्यूक्लियस के पास में आ गया मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है तो मतलब इसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, एनर्जी उसको और ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मैग्नीशियम प्लस से मैग्नीशियम प्लस, अगर आपको प्रोसेस अगर उल्टी समझ, अगर आपको फॉरवर्ड समझ में नहीं आ रही तो आप बैकवर्ड ही समझ सकते हो। हमें ये नहीं पता ये क्या होता है, नहीं पता हमको, तो उल्टी देख लो। मैग्नीशियम से यहाँ पर क्या कर दिया है? मैग्नीशियम प्लस, प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन निकाला है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉरवर्ड में कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +1, हमें ये नहीं पता। अब हमें यहाँ से नहीं पता कि क्या है इसका, कोई बात नहीं, यहाँ से पता लगा लो, कोई बात नहीं, यहाँ से पता लगा लो। ये तो बता दोगे ना, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम +2 से एल्यूमिनियम +2 में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम +2 से एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर एल्यूमिनियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब
और हमें ऐसे नहीं, हमें फॉरवर्ड में पता नहीं पड़ रहा, हम नहीं पता पड़ा कर पा रहे फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में निकालो। बैकवर्ड में अगर निकालोगे तुम, बैकवर्ड में अगर हम निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या हो, कौन सी एनर्जी आ गई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं अंदर से। अगर जितना अंदर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, बिकॉज न्यूक्लियस के पास में आ गए, न्यूक्लियस के पास में आ गए तो कौन सी प्रोसेस हो गई, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। किसमें, बैकवर्ड में। लेकिन हमसे पूछिए तो फॉरवर्ड में, तो कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। क्लियर है, चलिए जी। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव से एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3 से, तो ये वही है। ये तो हमसे फॉरवर्ड पूछी थी तो ये हो गई एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन ये है, अब तो बता देंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, हमसे फॉरवर्ड ही पूछी, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। अब है O-2, O- एंड O। ठीक है, देखो नहीं पता हमें फॉरवर्ड में, नहीं पता लगा पा रहे हम फॉरवर्ड में, कोई बात नहीं, बैकवर्ड में लगा लो। ये तो पता है ना, O से O-, O से O-, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। माइनस आते ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, कौन सी एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रॉन को किस एनर्जी में ऐड करते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ऐड करते थे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही तो कौन सी प्रोसेस हो गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गई। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बैकवर्ड में आ रही है, हमें फॉरवर्ड में पता लगानी है, तो फॉरवर्ड में कौन सी हो जाएगी, O- से। O से O- तो नो डाउट एक्सोथर्मिक है, लेकिन हमसे पूछा है O- से O, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक। O- से O-2, O- से O-2 में क्या है, एक बैकवर्ड देख रहे हैं। O- से O-2 में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। वो पहले से नेगेटिव चार्ज है, एक और नेगेटिव चार्ज दे दिया, इजीली तो नेगेटिव चार्ज उसमें ऐड नहीं होगा। अगर इजीली ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब दिमाग में रिकॉल कर रहा है, इजीली ऐड नहीं होगा मतलब उसको रिपेल कर रहा है। अगर रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब, रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब क्या, कौन सी प्रोसेस हो गई, रिपेल कर रहा है तो इजी, इलेक्ट्रॉन को तो हमें डालना है उसके अंदर, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए तो मान लो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, O- से O-2 वाली भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेकिन हमसे पूछी फॉरवर्ड है, अगर इधर एंडोथर्मिक है तो इधर कौन सी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। क्लियर है, नहीं क्लियर हुआ तो रुक जाओ, मैं फिर से बताती हूँ। देखो इधर देख लो, एक बताती हूँ, वैसे समझ जाओ। मैंने अभी आप लोगों को एक पॉइंट बोला था कि ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, ये क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड में वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी। क्लियर है, तो +3 से +2 हमने आज तक मैडम पढ़ा ही नहीं। हम तो ऐसे पढ़ते आए कि +2 से +3 हो सकता है, क्योंकि पहले +2 था, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो +2 हो गया। लेकिन +3 से +2 अगर पूछ रहा है तो वो भी तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन मान लो उसमें का मतलब बढ़ गया है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई ना। लेकिन हमसे ऐसे पूछा तो कोई बात नहीं, ये तो पता लगा दोगे ना +2 से +3 में क्या हो रहा है, +2 से +3 में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कौन सी एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉन, कौन सी एनर्जी हो गई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब न्यूक्लियस के पास में बढ़ता जा रहा है, वो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर बैकवर्ड में एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड में क्या होगी, एक्सोथर्मिक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, बाकी पूरे चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने इतना कंसेप्चुअल बताया है कि आप लोगों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं कि इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, ये एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक, हम रटते हैं ये क्वेश्चन। आप बच्चों से अगर आप मिलोगे, आप लोगों के अलावा और भी जितने बच्चे हैं, और हमसे ये कॉन्सेप्ट पूछोगे ना तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि इस तरीके से पढ़ाया गया। इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल है। भले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन वो भी कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं। क्लियर है, मतलब कोई भी यहाँ पर वो नहीं है
कि रट्टा फेरी कर रहे हो, कोई रट्टा फेरी नहीं कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं एक एक पॉइंट का। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया है ना कि अब तो आप नहीं भूलोगे। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं ना तो वो तो कुछ टाइम बाद फेड हो जाता है, भूलने लगते हैं। लेकिन एक बार हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड जब भी ब्रेक करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गई। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, नो डाउट एनर्जी रिलीज होती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन ये वन एक्सोथर्मिक होता है, बाकी सारे ऐसा आज तक ये किसी टीचर ने नहीं बताया कि क्यों नहीं होता है ना। तो अब बाकी क्या है, बाकी में क्यों एंडोथर्मिक हो जाती है, सिर्फ E1 में क्यों एक्सोथर्मिक होती है। मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, आप दिमाग में बता दोगे नेगेटिव चार्ज पहले से ही है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे वो आने वाला जो है इलेक्ट्रॉन उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, पहले से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और आने वाला भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। जब सेम सेम चार्ज हो गए मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन को तो ऐड करना है, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो इसका मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए ये वन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बाकी ये सारी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। सिर्फ 18 सेकंड एंड 15 ग्रुप को छोड़ दो। क्लियर है? चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलेशन होता है डेल्टा ई जी एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई माइनस 5/2 RT, जहाँ पर R जो होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है एंड T को हम बोलते हैं टेम्परेचर, जो कि केल्विन में होता है। अब देखो अगर मैंने आज इसके फैक्टर स्टार्ट करा दिए तो आज जितना पढ़ा है ना वो सब गिच पिच हो जाएगा। तो आज मैं इस फैक्टर को नहीं स्टार्ट करा रही हूँ, इस फैक्टर को मैं कल स्टार्ट कराऊंगी। तो अभी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो फटाफट से। मज़ा आ गया होगा ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़कर। अब आप कभी भी ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा ना आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये कभी कॉन्सेप्ट आप भूलोगे नहीं। इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी कभी आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी फैक्टर मैं कल स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अगर मैंने आज स्टार्ट करा दिए तो फिर आप याद नहीं रख पाओगे। आज मैंने जितना पढ़ाया उसको एक बार अपने पहले तो नोट्स प्रॉपर क्लीन नोट्स बनाओ, और आज मैंने जितना पढ़ाया है उसको जाकर रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद उससे रिलेटेड PYQ लगाओ। बाकी कल मैं आपका EA कंप्लीट कर दूंगी, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है लगने दो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है ना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कल हम कंप्लीट करा देंगे, EN हम परसों स्टार्ट करेंगे। और वन शॉट नहीं हो पाया अपलोड, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं आपका वन शॉट डाल दूँ प्लांट किंगडम का, उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ पक्का। बट कल मैं बायोलॉजी का जो वन शॉट है प्लांट किंगडम वो मैं डाल दूँगी। तो केमिस्ट्री आप मुझ पर छोड़ दो, बायोलॉजी में आपको वन शॉट के थ्रू कंप्लीट ही करा रही हूँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरी मुझ पर छोड़ दो, फिजिक्स आप लोग कर लो, कहीं भी आपके मार्क्स, केमिस्ट्री में मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगी। अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, ये मेरी पक्की गारंटी है। अगर एक एक पॉइंट को ध्यान से समझा है, सारे लेक्चर्स लिए, कोई भी लेक्चर्स स्किप नहीं करे हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता केमिस्ट्री में पूरा स्कोर करने से। लेकिन शर्त यही है कि सारे लेक्चर्स को देखना ज़रूरी है, ठीक है, स्किप नहीं करना। तो आज का हम इतने ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कल पढ़ेंगे फैक्टर। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो। और अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाया करो, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं वो लेक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की पावर देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर्स देखते रहो, प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ, कि केमिस्ट्री को कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना कंसेप्चुअल भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। तो शेयर करो प्लीज़, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी।
ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।